चलो ठीक है सर, कर दो। नमस्ते बच्चों, मैं सतीश अवस्थी NSA कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में अपन ने वाक्य के संदर्भ में कुछ बातें पढ़ी थी और उसका वो प्रारंभिक स्तर था। अब सेकंड स्तर की बात करते हैं। नियम नंबर अगला, अगर किसी वाक्य में, कल मैंने बताया था कि प्रश्न का हमेशा उत्तर होता है, समस्या का समाधान होता है, बोलने का साहस होता है, मार्ग में बाधाएं होती हैं, ये फिक्स है। मुद्दे चिंतनीय होते हैं, बीमारी चिंताजनक होती है। इससे आगे की अब बात करते हैं अपन। अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उस वाक्य में कोई विशेषण शब्द आ रहा है और विशेषण शब्द से पहले सर्व लिखा हुआ है या विशेषण शब्द से पहले सबसे लिखा हुआ है, अगर विशेषण शब्द से पहले सब में लिखा हुआ है, तो उस वाक्य में ये ध्यान रखना है कि विशेषण शब्द के साथ तम प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सर्व भी लिखा हुआ है, सबसे लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है और विशेषण शब्द के साथ हम तम प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं, तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध माना जाता है। ऐसी स्थिति में वाक्य को शुद्ध करने के लिए चाहे तो आप सर्व, सबसे, सब में इनको हटा दीजिए या फिर तम को हटा दीजिए। दोनों का प्रयोग वाक्य में साथ साथ कभी नहीं होता है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में ये सवाल आया था और वो सवाल ये है कि कोयल का कंठ, कोयल का कंठ सबसे मधुरतम होता है। ये वाक्य आया था, होता है। अब उसने पूछा था कि ये वाक्य शुद्ध है का शुद्ध है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि मधुर विशेषण शब्द है और मधुर से पहले सबसे शब्द आ गया और मधुर शब्द में तम प्रत्यय लग गया। ऐसी स्थिति में इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए इन दोनों में से हमको एक को हटाना पड़ेगा। ये वाक्य ऐसे भी शुद्ध हो सकता है, कोयल का कंठ सबसे मधुर होता है, ये भी सही है। अगर इसको दूसरी तरह लिखें, कोयल का कंठ मधुरतम होता है, ये भी सही है। चाहे तो सबसे हटाओ, चाहे तम को हटाओ, दोनों में से एक का आपको हटाना पड़ेगा, तब वाक्य शुद्ध होगा। एक वाक्य और, यह साड़ी सबसे सुंदरतम है, ये वाक्य है। विशेषण शब्द है सुंदर, सुंदर से पहले आ गया सबसे, सुंदर के साथ लग गया तम, दोनों का प्रयोग साथ साथ वाक्य में नहीं होता है, तो वाक्य को शुद्ध कैसे करेंगे? यह साड़ी सबसे सुंदर है, ये भी सही है। और अगर ये लिखना चाहें अपन, यह साड़ी सुंदरतम है, ये भी सही है। ये तो सर्व को हटाओ, सबसे हटाओ या सब में हटाओ या फिर तम को हटाओ। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है विशेषण की मूल अवस्था, एक होती है विशेषण की उत्तरावस्था और एक होती है विशेषण की उत्तमावस्था। इन तीनों अवस्थाओं को इंग्लिश में इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, इसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ
कि मूल अवस्था में लिखा मैंने उच्च, उत्तरावस्था में लिखा मैंने उच्चतर और उत्तमावस्था में लिखा मैंने उच्चतम। अब समझ में आ गया होगा कि अगर किसी वाक्य में कोई विशेषण शब्द आ रहा है और उस विशेषण शब्द का मूल रूप प्रयुक्त हो रहा है, मूल रूप उसे कहते हैं जिसमें कोई प्रत्यय और उपसर्ग लगा हुआ नहीं होता है, तो वो विशेषण की मूल अवस्था होती है। अगर कोई विशेषण शब्द है वाक्य में और उस विशेषण शब्द के साथ तर प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है। अगर कोई विशेषण शब्द है वाक्य में और उसमें तम प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो विशेषण की उत्तमावस्था होती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी स्थान की कोई अच्छाई या बुराई बताई जाती है, वो विशेषण कहलाता है। अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है, सांवला है, काला है, गोरा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, चतुर है, चालाक है, नीला है, पीला है, काला है, नया है, पुराना है, जवान है, बूढ़ा है, ये सारे विशेषण पद होते हैं। अगर किसी वाक्य में एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ, एक स्थान की सामान्य अच्छाई और बुराई बताई जाती है, तो वहाँ भी विशेषण की मूल अवस्था होती है। परंतु ध्यान रखना, यहाँ केवल एक के बारे में ही बात होती है। अगर किसी वाक्य में विशेषण की दो वस्तुओं के मध्य, दो व्यक्तियों के मध्य, दो पदार्थों के मध्य, दो स्थानों के मध्य आपस में तुलना की जाए और एक को दूसरे से उच्च बताया जाए या एक को दूसरे से निम्न बताया जाए, तो वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है। अगर किसी वाक्य में एक को सबसे अच्छा बताया जाए या सबसे बुरा बताया जाए, तो विशेषण की उत्तमावस्था होती है। एक के बारे में बात करेंगे मूल अवस्था, दो के मध्य तुलना करेंगे उत्तरावस्था। तो इसी पर अपन बात करते हैं। एक वाक्य आया था, प्रतियोगिता परीक्षा में, उस पर चिंतन करिए। दोनों लड़कों में कौन सा उच्चतम है, ये दे दिया और पूछा गया कि ये वाक्य शुद्ध है का शुद्ध है। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है और एक उत्तमावस्था होती है। एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक पदार्थ के बारे में बात करें तो मूल अवस्था, और मूल अवस्था में विशेषण का मूल रूप प्रयुक्त होता है। इसमें किसी प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते हैं। और जब दो के मध्य तुलना होती है तो वो उत्तरावस्था होती है, और उत्तरावस्था में तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दो के मध्य तुलना हो रही है तो विशेषण की उत्तरावस्था है। विशेषण की उत्तरावस्था है तो तर प्रत्यय का प्रयोग होना चाहिए, परंतु पेपर बनाने वालों ने तर प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया, तम प्रत्यय का प्रयोग कर दिया। इसलिए वाक्य कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। इसको शुद्ध कैसे करेंगे? दोनों लड़कों में कौन सा उच्चतर है। क्लियर भैया? तो ध्यान रखना, दो के मध्य तुलना होती है तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, एक की बात करती है तो किसी प्रकार का प्रत्यय का प्रयोग नहीं करते, केवल विशेषण का मूल रूप ही प्रयुक्त करते हैं। अब आगे की बात करते हैं। अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उस वाक्य में उपरोक्त शब्द लिखा हुआ है, उपरोक्त, तो ध्यान रखना वो वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि हिंदी व्याकरण में उपरोक्त शब्द को अशुद्ध माना गया है। इसकी जगह पर, इसके स्थान पर उपर्युक्त शब्द को शुद्ध माना गया है।
अगर वाक्य पढ़ते हो, वाक्य सामने आ रहा है, उसमें लिखा है उपरोक्त, तो वाक्य को अशुद्ध मानना है और उसके स्थान पर उपर्युक्त शब्द का प्रयोग करना है। उपरोक्त कथन किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है। ये वाक्य दे दिया, आपको ज़्यादा चिंतन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा पता लग गया कि उपरोक्त दे रखा है, इसको शुद्ध करना है। तो उपर्युक्त कथन किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं है, ये हो जाएगा। तो उपरोक्त आए तो क्या करना है, उपर्युक्त। अगला नियम, अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उस वाक्य के अंदर आपको अनेकों शब्द लिखा हुआ मिल जाए, अनेकों, हिंदी व्याकरण में अनेकों को अशुद्ध माना गया है, इसके स्थान पर अनेक को शुद्ध माना गया है। अनेक जो शब्द है अपने आप में बहुवचन है। 2018 में 2 प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी और दोनों प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस पर सवाल आया था और सौभाग्य ये रहा कि दोनों ही प्रतियोगिता परीक्षा में एक ही वाक्य को दिया गया था। वो वाक्य क्या था, हमारे देश में अनेकों वर्गों के लोग रहते हैं। ये वाक्य दिया गया था दोनों ही प्रतियोगिता परीक्षा में और पूछा गया था कि ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आपको बता दिया गया अनेकों शब्द आ जाए, आपको अनेकों देख लिया तो आपकी दृष्टि में ये वाक्य कैसा है, अशुद्ध है, क्योंकि अनेकों शब्द व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है, अनेक शब्द शुद्ध है, अनेक शब्द अपने आप में ही बहुवचन है। इसलिए इसको कैसे करेंगे कि हमारे देश में अनेक वर्गों के लोग रहते हैं। पक्का भैया। अगला, अगला नियम है, इसी का एक उदाहरण और, हमारा संपर्क प्रतिदिन अनेकों लोगों से होता है। इसमें अनेकों आ गया, इसको हम शुद्ध कहेंगे, हमारा संपर्क प्रतिदिन अनेक लोगों से होता है। ठीक है।
अगर वाक्य में अनेकों आए तो हम वाक्य को अशुद्ध मानेंगे और उसके स्थान पर अनेक शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला नियम, अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आता है और उस वाक्य के अंदर सौंदर्यता ये शब्द आ जाए या माधुर्यता ये शब्द आ जाए या गौरवता ये शब्द आ जाए या धैर्यता ये शब्द आ जाए, इन पर भी सवाल आया हुआ है। अगर किसी वाक्य में इन 4 शब्दों में से कोई सा शब्द आ जाए तो ध्यान रखना ये चारों शब्द अपने आप में अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध कैसे होते हैं ये भी मैं अभी बताऊंगा। ये अशुद्ध होते हैं, इनका जो शुद्धिकरण होगा, शुद्ध रूप होगा, वह होगा आपका सौंदर्य। इसका शुद्ध रूप होगा आपका माधुर्य, इसका शुद्ध रूप होगा आपका गौरव और इसका शुद्ध रूप होगा आपका धैर्य। तो ये चारों शब्दों का अगर ये रूप आता है तो हम उस वाक्य को अशुद्ध मानेंगे और इनका शुद्धिकरण ये होगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि सौंदर्यता शब्द अशुद्ध कैसे, माधुर्यता शब्द अशुद्ध कैसे, गौरवता शब्द अशुद्ध कैसे और धैर्यता शब्द अशुद्ध कैसे। तो एक प्रत्यय है, प्रत्यय का टॉपिक है। प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं। प्रत्यय बहुत सारे होते हैं, असंख्य होते हैं, परंतु जो मुख्य प्रत्यय होते हैं वो होते हैं, एक होता है आपका इक प्रत्यय, एक होता है यह प्रत्यय, एक होता है ए प्रत्यय और एक होता है अय प्रत्यय। ये 4 प्रत्यय हैं और इन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर कोई प्रत्यय के 2 सवाल आने हों तो इन चारों में से एक सवाल वो जरूर देता है, चाहे इक का दे दे, चाहे ये का दे दे, चाहे ए का दे दे, चाहे अय का दे दे। इन चारों प्रत्ययों के नियम समान हैं। अधिकांश प्रत्यय तो ऐसे होते हैं जो मूल शब्द में सीधे सीधे जुड़ जाते हैं, वो मूल शब्द के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, परंतु ये प्रत्यय ऐसे होते हैं जो मूल शब्द में आमूल चूल परिवर्तन करते हैं। तो प्रत्यय हमेशा अंत में लगते हैं, अंत में। अब इन प्रत्ययों के बारे में आप थोड़ा सा विचार करेंगे अपन, उसके बाद क्लियर हो पाएगी। एक है इक प्रत्यय, एक है ये प्रत्यय, एक है ए प्रत्यय और एक है अय प्रत्यय। सारे शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय उन्हीं शब्दों में होते हैं जिनमें से उपसर्ग और प्रत्यय को हटाने के बाद एक मूल शब्द बचना चाहिए और उसका अर्थ निकलना चाहिए। अगर मूल शब्द नहीं बचता है, उसका अर्थ नहीं निकलता है, तो उसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं माना जाता है। जब किसी भी मूल शब्द में इन चारों में से कोई सा एक प्रत्यय जोड़ना हो आपको, तो निम्न बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी। मैं प्रत्यय नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ध्यान रखना। मैं शब्द का शुद्धिकरण कैसे है और अशुद्ध कैसे, इसको बताने के लिए थोड़ा समझा रहा हूं। तो सबसे पहले काम ये करना है कि मूल शब्द को ध्यान में रखना है। और मूल शब्द का पहला वर्ण, मैं अभी अंत में नहीं जा रहा हूं, प्रत्यय अंत में लगते हैं पर अंत की बात बाद में करेंगे। मूल शब्द का पहला वर्ण अगर ए की ध्वनि दे रहा है तो सबसे पहला काम है कि आपको उसको आ में बदलना है। मूल शब्द का पहला वर्ण अगर ए की ध्वनि दे रहा है तो सबसे पहला काम उसको आ में बदलना है। नियम 2 है, अगर मूल शब्द का पहला वर्ण पहले से ही आ की मात्रा लिए हुए है तो फिर आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नंबर 3, मूल शब्द के पहले वर्ण में अगर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है या ए की मात्रा लगी हुई है तो उसे ऐ में बदलना है। नंबर 4, मूल शब्द के पहले वर्ण में छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है या बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है या ओ की मात्रा लगी हुई है तो उसे औ में बदलना है। और नंबर 5,
मूल शब्द का पहला वर्ण अगर आधा आ जाए तो उसके दूसरे वर्ण में परिवर्तन करते हैं। कौन से वर्ण में परिवर्तन करते हैं? दूसरे वर्ण में। तो पहला नियम है, अगर मूल शब्द का पहला वर्ण ए हो तो आ करते हैं, आ हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ई ए हो तो आई करते हैं, उ ओ हो तो औ करते हैं। अगर इनमें से कोई सा नहीं आया और आप पूछोगे गुरुजी अगर ए भी नहीं आया, आ भी नहीं आया, ई भी नहीं आया, उ भी नहीं आया, ए भी नहीं आया, आई भी, तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में पहला वर्ण आधा आएगा, तो पहला वर्ण आधा आएगा तो फिर दूसरे वर्ण में ये सारे परिवर्तन आपको करने हैं। मैंने अभी लिखा था मूल शब्द होता है मेरे बच्चे लोगों सुंदर, और सुंदर में एक ता प्रत्यय भी होता है, ध्यान रखना। ये ता प्रत्यय में जोड़ दूंगा तो शब्द बनेगा आपका सुंदरता। क्योंकि मैंने बताया था अधिकांश प्रत्यय ऐसे होते हैं जो मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करते, सीधे सीधे मूल शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं। तो उनमें से ता प्रत्यय भी एक ऐसा प्रत्यय है जो मूल शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करता। तो सुंदरता में ता प्रत्यय है। इसी सुंदर शब्द को मैंने ऐसे लिखा सुंदर, और इसमें मुझे जोड़ना है यह प्रत्यय, और यह प्रत्यय के मैं ये नियम आपको लिखवा चुका हूं कि यह किसी भी मूल शब्द में जब यह प्रत्यय को जोड़ते हैं तो उससे पहले हमको निम्न परिवर्तन करने पड़ते हैं। मूल शब्द का पहला वर्ण है से में लगी हुई है छोटे ऊ की मात्रा। अगर छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है तो सबसे पहले उसको हम क्या करते हैं? औ में बदलते हैं। तो हमने बदल दिया औ, पक्का ये बदल दिया। मैंने मूल शब्द के प्रथम वर्ण में ये परिवर्तन बताए हैं, मध्य वर्ण में मैंने कोई परिवर्तन नहीं बताया, अर्थात मध्य वर्ण को यों की यों उतारना है। और इसमें छठी बात और बता देता हूं कि जब किसी भी शब्द में एक प्रत्यय जोड़ना हो, यह प्रत्यय जोड़ना हो, ए प्रत्यय जोड़ना हो और यह प्रत्यय जोड़ना हो, तो उस मूल शब्द के अंतिम वर्ण को हमेशा स्वर रहित माना जाता है, अर्थात उसको आधा माना जाता है। अंतिम वर्ण को हम कैसा मानेंगे? आधा। आधा का मतलब होता है स्वर रहित, अर्थात उसमें कोई स्वर नहीं है। पहले वर्ण में परिवर्तन करना है, अंतिम वर्ण में परिवर्तन करना है, और मध्य वाले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं करना, उसको यों की यों उतारना है। ऊ का कर दिया आओ, मध्य का वर्ण ने आधा, मध्य का वर्ण दे, ये भी लिख दिया। अंतिम वर्ण क्या है? रे। रे स्वर सहित है, अर्थात रे में ए की ध्वनि आ रही है और हमको मानना है रे को स्वर रहित आधा मानना है। तो रे को मैंने आधा कर दिया तो हलंत लगा दिया नीचे, और फिर क्या जोड़ दिया? ये जोड़ दिया। जब किसी भी शब्द में आधा रे आता है तो आधा रे हमेशा अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, तो इसको लिखूंगा मैं सौंदर्य। ठीक है, सुंदरता में ता प्रत्यय है, सौंदर्य में यह प्रत्यय है, और मैंने लिखा था अभी आपके सामने सौंदर्यता, और मैंने इसको अशुद्ध माना था। तो सौंदर्यता जो शब्द है इसमें यह प्रत्यय भी है और भाइयों, और ता प्रत्यय भी है। और किसी भी शब्द में अगर ए प्रत्यय, ता प्रत्यय, यह प्रत्यय और ता प्रत्यय दोनों प्रत्यय साथ साथ आ जाते हैं तो वो शब्द व्याकरण की दृष्टि से कैसा माना जाता है? अशुद्ध। इसलिए सौंदर्यता में भी यह प्रत्यय लगा हुआ है और ता प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए हम इसको कैसा मानेंगे? अशुद्ध। दूसरा शब्द मैंने आपके सामने लिखा माधुर्यता। माधुर्यता का मूल शब्द है मधुर। मधुर में जोड़ा मैंने ता प्रत्यय तो बना मेरे भाइयों मधुरता, और मधुर में मैंने जोड़ा यह प्रत्यय तो बना आपका, बताइए क्या बना? मूल शब्द का पहला वर्ण क्या है? मैं में किसकी ध्वनि है? ए की ध्वनि को किस में करूं? आ, तो मैंने कर दिया माँ। बीच वाले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, यूं क्यों लिख दिया। अंतिम वर्ण को कैसा मानूं? आधा रे मान लिया। क्या जोड़ू? ये क्या बना? माधुर्य। तो ध्यान रहे, मधुरता में ता प्रत्यय है, माधुर्य में ये प्रत्यय है, और मैंने शब्द लिखा था माधुर्यता।
इसमें ये प्रत्यय भी है और इसमें ता प्रत्यय भी है। जिस शब्द में ये प्रत्यय भी होता है और ता प्रत्यय भी होता है उस शब्द को क्या माना जाता है? अशुद्ध। इसलिए ये भी शब्द अशुद्ध है भैया, ये भी शब्द अशुद्ध है। अब करते हैं अगले शब्द की बात। अगला शब्द है धैर्यता। मैंने लिखा था धैर्यता, मैंने कहा ये भी शब्द अशुद्ध है। इसका मूल शब्द होता है धीर, और धीर में जोड़ा मैंने ता प्रत्यय, तो क्या बना? धीरता। और धीर धीर में जोड़ा मैंने ये प्रत्यय, तो ये बना आपका धैर्य। धैर्य, धैर्य में है ये प्रत्यय, धीरता में है ता प्रत्यय, और मैंने शब्द लिखा था धैर्यता। अर्थात इसमें यह प्रत्यय भी है और ता प्रत्यय भी है, इसलिए ये शब्द कैसा है? अशुद्ध है। अब सवाल कैसे आते हैं? ये आया हुआ है एक सवाल, उदयपुर की प्राकृतिक सौंदर्यता अनुपम है। ये वाक्य आपके सामने आए और आपने देख लिया कि सौंदर्यता शब्द लिखा हुआ है और सौंदर्यता शब्द में यह प्रत्यय भी है और सौंदर्य शब्द में ता प्रत्यय भी है, इसलिए ये शब्द कैसा है? अशुद्ध। और इसको शुद्ध करना हो तो बाद वाले प्रत्यय को अपन को हटाना है। उदयपुर, एक बात और ध्यान करना, सौंदर्यता स्त्रीलिंग शब्द होता है और स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसके साथ की का प्रयोग हुआ है। अब इसमें से ता प्रत्यय हटाएंगे तो शब्द बचेगा आपका सौंदर्य, और सौंदर्य पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग के साथ का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के साथ की का प्रयोग होता है। उदयपुर का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। बस ये शुद्ध हो गया। अगली बात करते हैं। कश्मीर मुद्दे पर भारत को धैर्यता से विचार करना चाहिए। ये मैंने वाक्य लिख दिया। अब आपको पता है कि धैर्यता शब्द दे रखा है, धैर्यता में ये प्रत्यय भी है और ता प्रत्यय भी है, बाद वाले प्रत्यय को हटाना है, तो क्या करूं? देखिए भैया, कश्मीर मुद्दे पर भारत को धैर्य से विचार करना चाहिए। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। पर ये मैंने बता दिया आपको कुछ नियम से, अभी आगे और चलेंगे। अब ये नियम जो दे रखे हैं इनसे संदर्भित मैं 10 वाक्य आपको छोटे छोटे सीधे सीधे दे रहा हूँ, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आते रहते हैं। आप 10 सेकंड 20 सेकंड उन पर चिंतन कीजिए, फिर मैं उनको बताऊँ उसमें कहाँ गलती थी। मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है। मेरी घड़ी में
अभी 3 बजा है। दूसरा वाक्य, उसे 2 रोटी दे दो, उसे 2 रोटी दे दो। अगला वाक्य, अंकों की औसत अच्छी है। अगला वाक्य, उसने तरह तरह की नौकरी की, उसने तरह तरह की नौकरी की। लड़की लोगों की यह खास विशेषता होती है। लड़की लोगों की ये खास विशेषता होती है। बेटी पराए घर का धन होता है। बेटी पराए घर का धन होता है। उसकी आँख से आंसू बह रहे थे। उसकी आँख से आंसू बह रहे थे। ये मैंने एक वाक्य दिया है, ये दूसरा दिया है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां है। आप 10 सेकंड के लिए इन पर चिंतन कीजिए, कहाँ आपको इसमें त्रुटि या अशुद्धि दिखाई दे रही है। देखिए, मेरी घड़ी में अभी तीन बहुवचन है। अगर कर्ता एक वचन तो क्रिया एक वचन में होगी। अगर कर्ता पुल्लिंग क्रिया पुल्लिंग में होगी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग क्रिया स्त्रीलिंग में होगी। अगर कर्ता बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। ध्यान रहे, वाक्य में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक कर्तृवाचक वाक्य होते हैं, एक कर्मवाचक वाक्य होते हैं, एक भाववाचक वाक्य होते हैं। कर्तृवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है। इसका मतलब क्या है कि क्रिया का रूप वही होगा जो कर्ता का रूप है। अगर कर्ता स्त्रीलिंग क्रिया स्त्रीलिंग, कर्ता पुल्लिंग क्रिया पुल्लिंग, कर्ता बहुवचन क्रिया बहुवचन। कर्मवाच्य के वाक्य वो होते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता होती है और उस वाक्य में क्रिया का जो रूप निर्धारण होता है, क्रिया कर्म का अनुसरण करती है, अर्थात जैसा कर्म होगा क्रिया वैसी होगी। कर्म स्त्रीलिंग क्रिया स्त्रीलिंग, कर्म पुल्लिंग क्रिया पुल्लिंग, कर्म बहुवचन क्रिया बहुवचन। और भाववाच्य के वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्रिया न तो कर्ता का अनुसरण करती है और भाववाच्य के वाक्यों में कर्म होता नहीं है और न ही कर्म का अनुसरण करती है, अर्थात भाववाच्य के वाक्य में क्रिया भाव का अनुसरण करती है, भाव की प्रमुखता होती है। कर्तृवाच्य वाक्यों में कर्ता प्रमुख होता है, कर्मवाच्य वाक्यों में कर्म प्रमुख होता है और भाववाच्य में भाव प्रमुख होता है।
तो या 3 बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं। उसे 2 रोटी दे दो, 2 बहुवचन है। एक वचन होता है, एक से अधिक जितने भी आते हैं वो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। उसे 2 रोटियां दे दो। अंकों की औसत अच्छी है। जो अंक होते हैं वो स्त्रीलिंग नहीं होते, वो पुल्लिंग होते हैं। तो अंकों की नहीं यहाँ आएगा का। अंकों का औसत अच्छा है, अर्थात जो शब्द पुल्लिंग है उसके लिए क्रिया अगर उसका अनुसरण करती है तो क्रिया भी पुल्लिंग में ही होगी। उसने तरह तरह की नौकरी की। तरह तरह की का मतलब क्या है? एक से अधिक नौकरी की। एक से अधिक नौकरी की तो बहुवचन हो गया। तो बहुवचन में नौकरियां, नौकरी नहीं नौकरियां। लड़की लोगों की एक खास विशेषता होती है। इस वाक्य में वाक्य बनाने वाले ने लड़की को बहुवचन बनाने की कोशिश की है, इसके साथ लोगो लगाया है। जबकि ध्यान रहे मेरे बच्चे लोगों, लोगो शब्द पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्दों के साथ ही इसका प्रयोग होता है। इसलिए लड़की को बहुवचन बनाने के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर लड़की को बहुवचन बनाना है तो लड़कियों की ये खास विशेषता होती है। बेटी पराए घर का धन होता है, होता नहीं होती है। उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। ध्यान रहिए, जो आंसू निकलते हैं वो एक आंख से नहीं निकलते, दोनों आंखों से निकलते हैं। और दोनों जब आंखें होती हैं तो वो बहुवचन होता है। उसकी आंखों से, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पक्का? आगे चलते हैं भाइयों, ये क्लियर। अगला जो नियम है वो यह है, अगर कोई भी वाक्य तुम्हारे सामने आता है भाइयों, अगर कोई भी वाक्य तुम्हारे सामने आता है और उस वाक्य में 1 कर्ता है, 2 कर्ता है, 3 कर्ता है, 1 पद है, 2 पद है, 3 पद है, कितने भी पद हो सकते हैं। अगर किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक कर्ता या 2 या 2 से अधिक पद या से जुड़े हुए हैं, ध्यान रहे किससे जुड़े हुए हैं? या से जुड़े हुए हैं। अगर किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक कर्ता या से जुड़े हुए हैं तो ऐसे वाक्य की जो क्रिया होगी वो अंतिम कर्ता के अनुसार आएगी। ऐसे वाक्य की क्रिया किसके के अनुसार आएगी? अंतिम कर्ता होगा उसका अनुसरण करेगी। अगर अंतिम कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग में होगी। अंतिम कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग में होगी। अंतिम कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन में होगी। अंतिम कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन में होगी। परंतु कब? जब वाक्य में पद या कर्ता किससे जुड़े हुए हों? या से जुड़े हुए हों तब। इसी के साथ साथ दूसरा नियम और लिख देता हूं, अगर वाक्य में 2 या 2 से अधिक कर्ता या 2 या 2 से अधिक पद और से जुड़े हुए हैं तो ऐसे वाक्य की क्रिया हमेशा बहुवचन में आएगी। अगर या से जुड़े हुए हैं तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार आती है और से जुड़े हुए हैं तो क्रिया हमेशा बहुवचन में आती है। देखते हैं दोनों के उदाहरण। मैंने कहा राम, मैंने कहा श्याम, या गीता बाजार जाते हैं। ये वाक्य मैंने लिख दिया। कर्ता एक राम है, कर्ता एक श्याम है, कर्ता एक गीता है। किससे जुड़े हुए हैं? या से जुड़े हुए हैं।
जब दो या दो से अधिक कर्ता, दो या दो से अधिक पद या से जुड़े हुए हों तो क्रिया का जो रूप होगा वो अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। अंतिम कर्ता गीता है, अंतिम कर्ता एक वचन है, अंतिम कर्ता स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी एक वचन स्त्रीलिंग में होगी, जबकि यहाँ पर क्रिया को बहुवचन में लिखा गया है जो कि अशुद्ध है। राम, श्याम या गीता बाजार जाती है। ध्यान रहे मेरे बच्चे लोगों, ये है और ये है पे बिंदी कब आती है पे बिंदी कब नहीं आती। अगर कर्ता एक वचन है तो है के ऊपर बिंदी का प्रयोग नहीं होता है, अगर कर्ता बहुवचन है तो है के ऊपर बिंदी का प्रयोग होता है। तो यहाँ एक वचन कर्ता है इसलिए बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया। वाक्य को थोड़ा सा बदलूं, मैंने कहा राम, मैंने कहा गीता और मैंने कहा या श्याम। पक्का? अब अंतिम कर्ता कौन आ गया? श्याम आ गया। श्याम क्या है? पुल्लिंग है। श्याम क्या है? एक वचन है, तो मुझे क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में लेनी है। राम, गीता या श्याम बाजार जाता है। लो भाई, हो गया। इसी वाक्य को मैं थोड़ा और बदलूं, मैंने कहा राम, मैंने कहा गीता, मैंने कहा या वे। अब अंतिम कर्ता कौन आया है? वे आया है। और वे क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है तब क्रिया भी बहुवचन में आएगी। बाजार जाते हैं। लो भैया, हो गया क्लियर काम। तो या का ध्यान रखना है, या का आपको ध्यान रखना है, या आए तो क्रिया किसके अनुसार? अंतिम कर्ता के अनुसार। अगर ओ से जुड़े हो, और से जुड़े हुए हो तो हमेशा बहुवचन में आएगी। मैंने कहा राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। वाक्य शुद्ध है एकदम। अरे भैया, क्या लिख दिया? दो कर्ता हैं, किससे जुड़े हुए हैं? और से। क्रिया किस में होनी चाहिए? बहुवचन में। बहुवचन के लिए क्या करते हैं? पे बिंदी लगाते हैं। अगर इस वाक्य को मैं लिखूं, आपका कुर्ता पायजामा और रुमाल यहाँ पड़ा है। वाक्य अशुद्ध है। आपका कुर्ता एक पद, पायजामा दूसरा पद, रुमाल तीसरा पद, किससे जुड़े हुए हैं? और से। क्रिया बहुवचन में आनी चाहिए, क्रिया एक वचन में लिख दी। कैसे करेंगे? आपका कुर्ता पायजामा और रुमाल यहाँ पड़े हैं। पक्का? ये आपका। तो आज के लिए भाइयों इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं अगली कक्षा।